नमस्कार दोस्तों, अरविंदा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम एंशंट हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब प्राचीन भारत की। इस यह क्लास आपको नेट, जीआरएफ, साथ ही यूपीएससी, इसके साथ सभी पीसीएस एग्जाम या पीएससी सब, और इसके साथ ही जो टीचर्स होते हैं पीजीटी एग्जाम, इन सब के लिए महत्वपूर्ण होगी। इस क्लास के साथ आपको क्लास नोट्स और प्रिंटेबल फॉर्म में एक पीडीएफ नोट्स हर क्लास का आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो आप टेलीग्राम चैनल है अरविंदा क्लासेस के नाम से, उससे आप प्राप्त कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास है जो हमारी एंशिएंट इंडिया की, वह एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री जो वर्ड है वह कहाँ से ड्राइव हुआ, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, और हिस्ट्री के विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई जो परिभाषाएं हैं उसको, साथ ही जो इंडिया वर्ड है या भारत वर्ड है वह किसके द्वारा कहा गया, इसका विस्तार क्षेत्र विभिन्न कालों में क्या रहा, इन सब के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हिस्ट्री वर्ड है वह एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से डराइव हुआ है। जो हिस्ट्री वर्ड है आपका, यह एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से डराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है रिसर्च, या हिंदी में बोलेंगे अनुसंधान। रिसर्च या अनुसंधान, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग हेरोडोटस नामक विद्वान ने किया था, जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का फादर किसे कहा जाता है, हेरोडोटस का, इन्होंने किया था। इनका जन्म उस टाइम का जो एशिया माइनर है उसके हेलिकार्नास, उस टाइम का जो एशिया माइनर है, एशिया माइनर के हेलिकार्नास में हुआ था, जो वर्तमान में तुर्की के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले मानव मानव का जो अध्ययन है वह काल के परिप्रेक्ष्य में किया था। काल के परिप्रेक्ष्य में मानव का अध्ययन सबसे पहले किसने किया, तो वह किया हेरोडोटस ने। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री के साथ ही पर्शियन युद्धों का होमर, पर्शियन युद्धों का होमर होमर भी कहा जाता है। तो इस में आपको क्या क्या याद रखना है, इसमें रखना है कि हिस्ट्री वर्ड है और कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ है, तो वह हिस्ट्री वर्ड एक ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया, उससे ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है रिसर्च। हिस्ट्री का जो वर्ड है वो सबसे पहले यूज किया था हेरोडोटस ने, जिन्हें हिस्ट्री का फादर कहा जाता है, और इन्होंने ही मानव का काल के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले अध्ययन किया था। इन्हें पर्शियन युद्धों का होमर भी कहा जाता है। इनका जन्म उस टाइम का जो एशिया माइनर है उसके हेलिकार्नास में हुआ था, जिसे वर्तमान में तुर्की कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इतिहास क्या है। देखिए, इस पेज में आपको विभिन्न विद्वानों द्वारा इतिहास की जो परिभाषा है वह दी गई है, जिनको आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। देखिए, जो इतिहास शब्द है वह सबसे पहले जो इतिहास शब्द है वह आपको अथर्ववेद में मिलता है। तो कौन से वेद में मिलता है इतिहास शब्द, सबसे पहले अथर्ववेद में। एक महत्वपूर्ण हिस्टोरियन है E.H. कार्ल, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है भारत इज हिस्ट्री। इसमें इन्होंने इतिहास को अतीत एवं वर्तमान के बीच होने वाला अंतहीन संवाद या अनवरत संवाद के रूप में परिभाषित किया है। किस रूप में, इतिहास को परिभाषित करते हुए क्या कहा है कि अतीत एवं वर्तमान के बीच, इसके बीच अतीत एवं वर्तमान के बीच होने वाला अनवरत या अंतहीन संवाद ही इतिहास है। इसमें कहा व्हाट इज हिस्ट्री नाम की बुक में। इस परिभाषा को और विस्तारित करते हुए इन्होंने लिखा है कि इतिहास इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच चलने वाला, किसके बीच, इतिहासकार और उसके तथ्यों, मतलब हिस्ट्री के तथ्यों के बीच जो एक संवाद चलता है, जो अंतहीन संवाद है, उसको इन्होंने इतिहास कहा है। दूसरे विद्वान है जेबी ब्यूरी। इनके अनुसार इतिहास विज्ञान है, वह ना तो विज्ञान से कम है और ना विज्ञान से अधिक। इतिहास एक विज्ञान है। किस रूप पर किसने परिभाषित किया है, जेबी ब्यूरी ने। एक अन्य विद्वान है बेनेडिक्टो क्रोसे, इन्होंने समस्त इतिहास समसामयिक इतिहास है,
इन्होंने कहा है कि समसमस्त इतिहास है वह एक समसामयिक इतिहास है। नेक्स्ट है आई.जी. कलिंगवुड। इन्होंने कहा है कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। किसने कहा है संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है? तो यह कहा है आई.जी. कलिंगवुड। जी.आर. एल्टन है, इन्होंने कहा है कि इतिहास का जिसे लिखता है वही इतिहास है। नेक्स्ट विद्वान है फ्रांसिस बेकन। इन्होंने कहा है कि इतिहास हमें बुद्धिमान बनाता है। इतिहास हमें क्या बनाता है? बुद्धिमान बनाता है। देखिए इसमें आपको इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आता है। इसके साथ ही यह जो पॉइंट है सेकंड ई.एच. कार, इससे रिलेटेड इनकी पुस्तक का नाम क्या है? दैट इज हिस्ट्री। इसमें इन्होंने इतिहास को किस रूप में परिभाषित किया है? तो वह किया है इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच होने वाला अनवरत अंतहीन संवाद है। साथ ही आपको इसमें जेवी ब्यूरी हैं, इन्होंने कहा है कि इतिहास विज्ञान है, ना कम ना अधिक। इन तीनों पॉइंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में आए हैं और पूछे गए हैं, तो इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत का नामकरण कैसे हुआ? देखिए भारत के विभिन्न कालों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता रहा, जैसे जम्बूद्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान एवं हिंदू। यह नाम इंडिया के लिए। देखिए जो भारत में सबसे पहले जो विदेशी आए, जो भारत में सबसे पहले जो विदेशी आए और सबसे पहले कहां पर आए? वह आए सिंधु नदी के किनारे। कहां पर? सिंधु नदी के किनारे। अब इसी सिंधु नदी के नाम पर इन्होंने इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा? सिंधु। इस पूरे क्षेत्र को सिंधु या इंडस नाम से पुकारा। तो जो सबसे पहले विदेशी आए इंडिया में, तो उन्होंने सिंधु नदी के नाम पर और पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम से, किस नाम से? सिंधु या इंडस नाम से इस क्षेत्र को पुकारा जाने लगा। देखिए नेक्स्ट देखेंगे तो भारत का एक प्राचीन राजवंश है भरत राजवंश। कौन सा नाम है? भरत राजवंश। इस भरत राजवंश के नाम पर ही भारत का नामकरण किया गया भारतवर्ष, या जिसे कहा गया भारतों का देश। भारतों का देश क्या कहा गया? भारतवर्ष। इसके साथ ही भारतों का देश। और इसका जो क्षेत्र विस्तार था वह सरस्वती नदी से लेके यमुना नदी के बीच। कौन सा विस्तार था? सरस्वती नदी से लेके यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र को भारतवर्ष कहा गया और एक भरत नामक प्राचीन राजवंश के नाम पर भरत नामक या भारतवर्ष इस क्षेत्र का नाम पड़ा। देखिए जो भरत है और भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे, और इस चक्रवर्ती सम्राट है इसकी जो परिभाषा है वह आपको कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें आपको देखने को मिलती है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने चक्रवर्ती सम्राट को किस रूप में परिभाषित किया है? तो उन्होंने कहा है कि जो हिमालय से लेकर समुद्र तक का 1000 योजन का जो क्षेत्र है उसमें जिस राजा का राज है उसे चक्रवर्ती सम्राट कहा है। देखिए जैनों के अनुसार इनके जो प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, ऋषभदेव इनके पुत्र सम्राट भरत के नाम पर, इनके पुत्र सम्राट भरत के नाम पर भारत देश का नाम जो है वह भारत पड़ा। नेक्स्ट है यूनानी। यूनानियों ने भारत को इंडिया कह के पुकारा। क्या कह के पुकारा यूनानियों ने भारत को इंडिया नाम से पुकारा था। और इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था हेरोडोटस, जो भारत का जो हिस्ट्री है उसके फादर हैं यूनानी हेरोडोटस। इन्होंने सबसे पहले भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया। और उस टाइम इंडिया का मतलब सिर्फ सिंधु और उसके जो डेल्टा क्षेत्र हैं, सिंधु नदी और उसका जो डेल्टा क्षेत्र है उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच से संबंधित था, उन लोगों से रिलेटेड संबंध था जो हेरोडोटस ने प्रयोग किया था। इसके बाद इस शब्द का प्रयोग जो इंडिया शब्द है और सबसे पहले 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, कौन सी शताब्दी ईसा पूर्व में? 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हेरोडोटस ने सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किया था। उसके बाद जो मेगस्थनीज है जिन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तक इंडिका लिखी, मेगस्थनीज इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडिका, इन्होंने भी भारत को इंडिया कहा। और उस टाइम इंडिया संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए यूज किया जाने लगा था। इंडिया शब्द का जो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए जो
उपयोग किया वह किया था मेगास्थनीज ने। लेकिन जो हेरोडोटस है वह है इंडिया शब्द का उपयोग किया तो वह सिर्फ सिंधु नदी और उसके डेल्टा क्षेत्र के लिए ही हुआ था, और संपूर्ण भारत के लिए अगर पूछा जाएगा तो वह मेगास्थनीज ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे पुराणों का अशोक के अवलोक में। देखो पुराणों और अशोक के अवलोकों में भारत का नाम मिलता है जम्बूद्वीप। यहाँ जम्बू का मतलब है एक वृक्ष। भारत में एक जम्बू नाम का एक वृक्ष मिलता था। इस कारण से वृक्ष और द्वीप का मतलब है एक आइलैंड। तो जम्बूद्वीप भारत में कहा गया पुराणों और अशोक के अभिलेखों में। नेक्स्ट है चीनियों। चीनियों ने भारत को देखो यंतु कहा। भारत में जो सप्तम चीनी आया उसे कहा गया झांकियान या चांकियान। झांकियान या चांकियान, उसने भारत को सबसे पहले सेंधु कहा, और सेंधु का मतलब होता है चीनी भाषा में सिंधु। सिंधु क्षेत्र, सिंधु क्षेत्र को का नाम चीनी भाषा में सेंधु है, तो इसने सबसे पहले भारत को क्या कहा, सेंधु। लेकिन जब हैंसांग आया तो हैंसांग द्वारा भारत को इंतु कहा गया। इंतु का मतलब होता है चंद्रमा। और इसके बाद जब इत्सिंग आया तो इत्सिंग द्वारा भारत को आर्य देश या ब्रह्म देश, आर्य देश या ब्रह्म देश के नाम से पुकारा गया। तो देखिए जो चीनियों द्वारा जो भारत को नाम दिया गया वह हिंदू दिया गया, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ ही अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि झांकियान या चांकियान ने भारत को क्या किया, तो वह सेंधु कहा। यह सिंधु नदी का ही एक नाम है। इसके साथ ही फैनसांग है, फैनसांग ने भारत को इंतु कहा जिसका मतलब है चंद्रमा। और इत्सिंग है, इसके द्वारा भारत को आर्य देश या ब्रह्म देश कहा गया। नेक्स्ट देखेंगे खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है। देखिए भारत का जो भारत नाम है और सबसे पहले अभिलेख है वह हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। हाँ अभिलेख साक्ष्य जो भारत नाम का है वो सबसे पहले खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है उसमें मिलता है। खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है वह प्राकृत भाषा में, कौन सी भाषा में है, वह एक प्राकृतिक भाषा में है। प्राकृतिक भाषा में भारतवर्ष को भारतवर्ष, भारतवर्ष लिखा गया है जिसका मतलब होता है हिंदी में भारतवर्ष। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए जब आर्य मध्य एशिया से इंडिया में आए तो उन्होंने इस क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश कहा। सप्त सिंधु प्रदेश का मतलब है 7 नदियों का क्षेत्र, जिसमें आपकी आती है सरस्वती नदी, इसके साथ ही सतुद्री, इसका मतलब है सतलुज, विपाशा, विपाशा का मतलब है ब्यास, परसड़ी, परसड़ी का मतलब है रावी, अश्कनी, अश्कनी का मतलब है चिनाव, वितस्ता, वितस्ता का मतलब यहाँ झेलम, झेलम कहा वितस्ता झेलम का नाम था, और सिंधु सिंधु नदी का नाम था। तो सरस्वती, सतलुज, ब्यास, रावी, चुनाव और झेलम, या सरस्वती, सतुद्री, विपाशा, परसड़ी, अश्कनी, वितस्ता और सिंधु नदी जब आ रहा है तो उन्होंने इस क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश कहा था। नेक्स्ट देखेंगे बेहतर इंडिया। देखिए ग्रेटर इंडिया उस टाइम जो इंडिया है, इंडिया के साथ ही जो साउथ ईस्ट एशिया के द्वीप हैं, जो प्लस 8 द्वीप हैं, बेहतर जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष उसके साथ ही साउथ ईस्ट एशिया के 8 द्वीप है, इन दोनों को मिला के ग्रेट इंडिया या बेहतर भारत की कल्पना मानी जाती थी। इसमें भारतवर्ष और दक्षिण पूर्व एशिया जिसे स्वर्ण द्वीप या स्वर्ण भूमि कहा जाता था उसके 8 द्वीप इसमें सम्मिलित किए जाते थे। इसमें आपको तामपर्डी मतलब श्रीलंका, इसके साथ ही कंबोडिया या फूनान या काम्बोज, सुमात्रा, जावा या यवनद्वीप, चंपा या अनाम, बोर्निया या वर्णद्वीप, बाली और श्याम या थाईलैंड, यह आइलैंड सम्मिलित थे। तो ग्रेटर इंडिया में क्या क्या आता है, भारतवर्ष और साउथ ईस्ट एशिया के जो 8 द्वीप हैं इनको सम्मिलित किया जाता है ग्रेटर इंडिया में। नेक्स्ट देखेंगे हिंदुस्तान। देखिए हिंदुस्तान शब्द को सबसे पहले नक्श ए रुस्तम अभिलेख है, तो नक्श ए रुस्तम अभिलेख है, इसमें हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया है। इसे डीएनए अभिलेख,
डीएनए अभिलेख। जो नक्शे रुस्तम अभिलेख है इसे डीएनए अभिलेख भी कहा जाता है। जो ईरान के शासक, जो ससानी शासक है, ससानी वंश का ससानी वंश का शासक है, जिसका नाम था शाहरपुर प्रथम, उसके अभिलेख नक्श ए रुस्तम अभिलेख में भारत का नाम हिंदुस्तान मिलता है। हिंदुस्तान नाम सिंधु तथा उसके डेल्टा क्षेत्र के लिए ही आया है नक्श ए रुस्तम अभिलेख में। लेकिन बाद में एक अज्ञात लेखक ने एक फारसी ग्रंथ लिखा जिसका नाम था हुदूद अल आलम। इसमें हिंदुस्तान जो शब्द है उसका प्रयोग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए हुआ हिंदुस्तान शब्द का। तो सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का जो प्रयोग है वह नक्शे रुस्तम अभिलेख में हुआ, जिसको डीएनए अभिलेख भी कहा जाता है। यह ससानी शासक, जो ईरान का ससानी शासक है शाहजहां प्रथम, उसने किया। और हिंदुस्तान नाम उस टाइम सिंधु और उसके डेल्टा क्षेत्र के लिए ही हुआ था। लेकिन बाद में एक अज्ञात लेखक जो फारसी ग्रंथ है उसके हुदूद अल आलम ग्रंथ है उसके में जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ और संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए हुआ था। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बहुत एग्जाम में आए हैं। यह दोनों प्रश्न हैं वो एमपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें आया है, और एमपी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर है यह भी प्रश्न उसी का है। तो पहला प्रश्न है, इतिहास विज्ञान है ना कम और ना अधिक, यह किसने कहा था? यह कहा था जेबी ब्यूरी ने, अभी हमने पढ़ा है। इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अंतिम संवाद है, अनवरत परिसंवाद है, यह किसने कहा था? यह कहा था EH कार ने अपनी पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री में। देखिए, सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेख में हुआ है? कौन से शब्द? हिंदुस्तान शब्द का। तो यह भी पढ़ा हमने ससानियों के, ससानी शासक में। नेक्स्ट है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे? तो हमने पढ़ा इंटू नाम से करते थे। इतिहास सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ? तो यह हुआ था अथर्ववेद में। इसका आंसर हो जाएगा दो, अथर्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इतिहास का अध्ययन। देखिए, इतिहास का अध्ययन तीन आधारों पर किया जाता है, वह प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के आधार पर। प्रागैतिहासिक काल उस काल को बोलते हैं जिसके हमारे पास केवल पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध है, पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हैं, लेकिन इसके लिखित स्रोत हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जिस काल का अध्ययन हम सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर करते हैं उसे बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। इसमें आता है आपका पाषाण काल, दूसरा है ताम्रपाषाण काल, और तीसरा है आपका महापाषाण काल। इनका अध्ययन आप प्रागैतिहासिक काल में करेंगे। आध्यात्मिक काल उस काल को कहते हैं जिसके हमारे पास पुरातात्विक स्रोत और लिखित स्रोत दोनों उपलब्ध हैं, लेकिन इन लिखित स्रोत हैं हमारे, इनका उपयोग हम नहीं कर पाए। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में हम लिपि को अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। वैसे ही वैदिक काल है, वैदिक काल, वैदिक काल में क्या हुआ है कि जो वेद हैं वह परवर्ती काल या बाद के काल में लिखे गए। जैसे कि गुप्त काल में वेदों का संकलन हुआ। इससे पहले यह श्रुति परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर स्थानांतरित होती हुई। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल के हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लिखित साक्ष्य, और इन साक्ष्यों को हम पढ़ भी पाए हैं, जिनका उपयोग भी हम कर पाए हैं। ऐसे काल को बोलते हैं ऐतिहासिक काल। भारत में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का जो काल है वह ऐतिहासिक काल का है। जैसे कौटिल्य का एहसास है, यह मौर्यों के बारे में, मौर्य काल के बारे में जानकारी देता है, तो यह एक ऐतिहासिक काल का उदाहरण है। देखिए, प्रागैतिक काल किस काल को कहते हैं? जिस काल के हमारे पास सिर्फ पुरातात्विक स्रोत हैं, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, और जिस काल का हम सिर्फ पुरातात्वों के आधार पर बोल करते हैं उन्हें हम प्रागैतिक काल कहते हैं, जिसमें पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और महापाषाण काल आता है। दूसरा है आध्यात्मिक काल, जिसके हमारे पास पुरातात्विक स्रोत भी हैं, लिखित स्रोत भी हैं, लेकिन लिखित स्रोतों का हम उपयोग नहीं कर पाए। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ाई नहीं जा सकी। और वैदिक काल परवर्ती काल मतलब गुप्त काल में आकर लिखे। उससे पहले वह श्रुति परंपरा के आधार पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर स्थानांतरित होते रहे। इसमें हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल
दोनों आते हैं आधैतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, प्रातः साक्ष्य भी उपलब्ध हैं और लिखित साक्ष्यों का उपयोग हम कर पाए हैं, जैसे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का काल। नेक्स्ट देखते हैं स्रोतों का वर्गीकरण है। स्रोतों का वर्गीकरण 3 आधार पर है। एक है पुरातात्विक स्रोत है हमारे पास, दूसरे हैं साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। इन तीनों आधार पर ही हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। इसमें आते हैं उत्खनन सामग्रियां, स्मारक एवं भवन, कलाकृतियां, अभिलेख तथा सिक्के। अब हम अध्ययन करने वाले हैं उत्खनन सामग्रियों का। देखिए, जब कोई उत्खनन सामग्रियां होती हैं तो उसका अवशेष हमें टीले के अंदर क्या होता है कि जब कभी किसी क्षेत्र में कोई मानव समुदाय रहता है, मानव समुदाय रह रहा होता है और यहाँ पे प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हैं उनके जीवन के लिए, तो वह इस एरिया को छोड़कर अन्यंत्र पलायन कर जाते हैं इस एरिया में। तो यहाँ पर यह एक मिट्टी से दबा हुआ क्षेत्र हो जाता है जिसको बोलते हैं टीला। और इसका जब अन्वेषण करते हैं तो इसे बोलते हैं एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक या बहु सांस्कृतिक टीला। एकल सांस्कृतिक टीला क्या होता है? जब किसी एरिया में मुख्यतः एक ही संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं, उसे बोलते हैं एकल सांस्कृतिक टीला। मुख्य सांस्कृतिक टीला क्या होता है कि मुख्यतः एक संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं, साथ ही गौण मात्रा में किसी दूसरी संस्कृति के भी अवशेष प्राप्त होते हैं, तो उसे बोलते हैं मुख्य सांस्कृतिक टीला। बहुसांस्कृतिक टीला क्या होता है कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त होते हैं, तो उसे बोलते हैं बहुसांस्कृतिक टीला। जैसे कि स्टोन एज है, आपको किसी टीले में एक ही संस्कृति के अवशेष मिले होते हैं, जैसे कि स्टोन एज के अकेले अवशेष मिले तो उसे बोलेंगे एकल सांस्कृतिक टीला। दूसरा है मुख्य सांस्कृतिक टीला। मुख्य सांस्कृतिक टीला में क्या होता है कि जैसे कि यह एक ताम्रपाषाण काल के अवशेष हैं, इसमें ताम्रपाषाण काल के अवशेषों के साथ साथ आपको पाषाण काल, यह पाषाण काल का है, पाषाण काल के अवशेष भी प्राप्त होते हैं, तो इसे बोलेंगे मुख्य सांस्कृतिक टीला, क्योंकि इसमें मुख्यतः ताम्रपाषाण के अवशेष प्राप्त हुए, उसके साथ ही आपको पाषाण काल के अवशेष, पाषाण संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। बहुसांस्कृतिक टीले में क्या होता है कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के मुख्यतः अवशेष आपको बराबर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि स्टोन एज, ब्रॉन एज और आयरन एज। इन तीनों संस्कृतियों के टीले एक ही टीले के अंदर आपको इन तीनों संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो देखिए, जब कोई टीला होता है तो उसका उत्खनन करके संपूर्ण संस्कृति प्रकाश में आती है। जैसे कि यह एक टीला है जिसका उत्खनन करके इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में आई। एक हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है। तो क्या होता है कि जब कोई टीला मिलता है तो उसके दो तरीके से उत्खनन किया जाता है। एक होता है वर्टिकल उत्खनन और एक होता है हॉरिजॉन्टल उत्खनन। वर्टिकल उत्खनन क्या होता है कि इसको बोलते हैं क्षैतिज, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। यह होता है कि जब बहुत सारी विस्तृत संस्कृति होती है तो उसके छोटे से क्षेत्र में उत्खनन किया जाता है और एक गहराई तक उत्खनन किया जाता है एक छोटे क्षेत्र में। और जो हॉरिजॉन्टल उत्खनन होता है वो है विस्तृत क्षेत्र में संपूर्ण संपूर्ण या ज्यादातर एरिया में संपूर्ण संस्कृति या उत्खनन किया जाता है। तो क्या होता है इसमें कि किसी काल विशेष की संस्कृति का पूर्ण आभास आपको इसमें आपको मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि जब आप गहराई में उत्खनन करते हैं तो इन्हें विभिन्न संस्कृतियों विभिन्न संस्कृतियों के अवशेष आपको प्राप्त होते हैं, वे प्राप्त होते हैं। और इसमें आप वर्टिकल उत्खनन करते हैं तो इसके साथ विभिन्न संस्कृतियों का परस्पर संबंध वह भी आप जान सकते हैं। और इसके साथ ही वर्टिकल उत्खनन में एक टाइम स्केल आपको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि कौन सी संस्कृति वर्टिकल संस्कृति, क्योंकि अगर नीचे कोई संस्कृति है, यहाँ पर दूसरी संस्कृति है, यहाँ पर तीसरी संस्कृति है, तो सामान्यतः जो नीचे सबसे नीचे संस्कृति है इसका यह पूर्व काल में होगी, यह मध्य काल में होगी और यह प्राचीन काल में होगी या वर्तमान काल में रहेगी। तो यह सबसे प्राचीन होगी या
सबसे नवीनतम संस्कृति होगी। तो इस तरीके से एक टाइम स्केल वर्टिकल उत्खनन में प्राप्त होता है और क्षैतिज उत्खनन में एक संपूर्ण क्षेत्र का उत्खनन आप करते हैं। नेक्स्ट है जो पुरातत्व उत्खनन है उसकी महत्वपूर्ण विधियां हैं। पुरातत्व अन्वेषण की दो मुख्यतः विधियां हैं, जिसमें एक परंपरागत पुरातात्विक विधि है और दूसरी है वैज्ञानिक पद्धति। परंपरागत पुरातत्व पद्धति में आकस्मिक खोज, तलचिन्ह संकेत और तीसरा है साहित्यिक विवरण। आकस्मिक खोज में क्या होते हैं कि अनायास अनायास या अनजाने में ही किसी स्थल की खोज की जाती है। जब कोई किसी अन्य कार्य के लिए किसी स्थल की खुदाई की जा रही है और वहां पे पुरातात्विक निधियां प्राप्त हो जाती हैं, तो उसे बोलते हैं आकस्मिक खोज। जैसे कि जब पंजाब में रेल लाइन के विस्तार के लिए हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी ईंटों का प्रयोग किया जा रहा था, तब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, तो उसको बोलेंगे आकस्मिक खोज। तलचिन्ह संकेत क्या होता है कि जब पृथ्वी की सतह है उसके ऊपर विभिन्न संस्कृतियों के कुछ उपकरण, जैसे कि पाषाण काल के जो उपकरण हैं वह चल चिन्ह पर ही आपको मिल जाते हैं, तो इसे बोलते हैं चल चिन्ह संकेत। भारत में मुख्यतः पाषाण उपकरण के जो खोज हुई है वह तल चिन्ह संकेतों के माध्यम से ही हुई है। साहित्य विवरण के आधार पर, जैसे कोई पुराना साहित्य है, इसमें किसी विशेष क्षेत्र का उल्लेख किया गया है और उस विशेष क्षेत्र के आधार पर, उस साहित्य के आधार पर उस विशेष क्षेत्र का अन्वेषण करना ही साहित्यिक विवरण के आधार पर पुरातात्विक अन्वेषण कहलाता है। अब पढ़ेंगे हम वैज्ञानिक। उससे पहले देखते हैं कि देखो, पुरातात्विक अन्वेषण को ही अंग्रेजों द्वारा इसे व्यावहारिक पुरातत्व या फील्ड आर्कियोलॉजी कहा गया है। फील्ड आर्कियोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग विलियम रीमैन ने किया था। किसने किया था? विलियम रीमैन। नेक्स्ट है पुरातात्विक अन्वेषण की वैज्ञानिक पद्धति। इसमें पहला है हवाई छायांकन, दूसरा है भू परीक्षण, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक विधियां और चौथा है मृदा परीक्षण। देखिए इसमें पहला है हवाई छायांकन। तो हवाई छायांकन में क्या करते हैं कि जो कोई एरिया होता है जिसमें जाना आसान नहीं है, जैसे कि जंगल या पहाड़ी एरिया, तो इसमें क्या होता है कि या तो हेलीकॉप्टर द्वारा या सैटेलाइट द्वारा इसकी एचडी इमेज ली जाती है और इसके आधार पर पुरातत्वों का अन्वेषण किया जाता है। भू परीक्षण भू परीक्षण की बहुत सारी विधियां हैं, जैसे कि लोह सलाह का प्रवेश। पहली विधि है लोह सलाह का प्रवेश। इसमें क्या होता है कि धरती के अंदर भिन्न भिन्न दूरी पर लोहे की रॉड अंदर की जाती हैं और यह विभिन्न दूरी पे अगर इनके अंदर जाने की जो गहराई है वो डिफरेंट होती है, तो इसका मतलब होता है नीचे कोई पुरानी बिल्डिंग दबी हुई है। इसी तरह दूसरी विधि है आपकी इस तरीके से ध्वनि परीक्षण। इसमें क्या होता है कि साउंड वेव इस तरीके से यंत्र द्वारा साउंड वेव धरती के अंदर भेजी जाती है और उसके ऊपर आने पर इसमें एक मैप तैयार कर लिया जाता है ध्वनि परीक्षण के द्वारा। उस तरीके से पुरातत्वों का अन्वेषण किया जाता है। तीसरा है आपका मेटल डिटेक्टर मेटल डिटेक्टर। इसमें क्या होता है कि अगर कोई मानव समुदाय पूर्व में रहा हो, वह किसी मेटल का उपयोग करता हो, तो उस मेटल डिटेक्टर के आधार पर उस विशेष क्षेत्र का सीमांकन किया जाता है। नेक्स्ट होता है प्रतिरोध मापक। इसमें प्रतिरोध मापक और चुंबकीय परीक्षण। तो इस भू परीक्षण में लोह साल का प्रवेश, ध्वनि परीक्षण, मेटल डिटेक्टर, प्रतिरोध मापक, चुंबकीय परीक्षण, यह सब भू परीक्षण की विधियां हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक विधियां। इलेक्ट्रॉनिक विधियां क्या होती है? व्ययसाध्य विधियां होती हैं। व्ययसाध्य क्योंकि महंगी विधियां हैं, इनमें स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है और इनकी जो मशीनरी होती है वो भारी, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए भारत में मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक विधियों का प्रयोग
नहीं किया जाता। मृदा विश्लेषण में क्या किया जाता है कि जहाँ कोई मानव समुदाय रहा हो पहले, मानव समुदाय रहा हो पूर्व में, तो इस क्षेत्र फास्फोरस फास्फोरस कैल्शियम फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा यहाँ की मिट्टी में समानता बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो जो मृदा मृदा विश्लेषण के आधार पर इस क्षेत्र में अन्वेषण किया जाता है पुरातत्वों का। नेक्स्ट है सागल तल का सर्वेक्षण। क्या हुआ था कि जब कुस्तुनतुनिया 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 का जो पतन हुआ, तो यहाँ से जो जहाजों में भर के अपनी लिपियां लाए, तो यह इटली के तटीय क्षेत्र में इनके बहुत सारे जहाज डूब गए और बहुत सारी निधियां इनकी सागर तल में समा गई। और इसमें एक यंत्र का प्रयोग किया गया जिसे बोलते हैं बेथेल स्केल। नेक्स्ट है इतिहास के अध्ययन के स्रोत। देखिए इसके दो अध्ययन के स्रोत हैं इतिहास के। एक है प्राथमिक स्रोत, जिसका निर्माण, कोई भी रचना है जिसका निर्माण उसी विशेष काल में हुआ है, उसको बोलते हैं प्राथमिक स्रोत। जैसे कि राजकीय रिकॉर्ड, पांडुलिपि, पत्र, जीवनी, लेखन, रचनात्मक लेखन, कविता, नाटक, संगीत, कला अवशेष एवं कलाकृतियां जैसे मेडवान, फर्नीचर, कपड़े और भवन, यह हो गए प्राथमिक स्रोत। जैसे कि इंडिका है, इंडिका मौर्य काल में लिखी गई, तो यह एक उस काल का प्राथमिक स्रोत है। और द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं? इन प्राथमिक स्रोतों के आधार पर जो इनका विश्लेषण और व्याख्या की जाती है, किसकी? प्राथमिक स्रोतों का विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जो ग्रंथ लिखे जाते हैं उन्हें बोलते हैं द्वितीयक स्रोत। जैसे कि पुस्तक, आलोचना और टीकाएं। जैसे कि एक इंडिका है, इंडिका में एक प्राथमिक स्रोत है, इसके आधार पर एक अन्य बुक लिखी जाती है जिसका विश्लेषण करके दूसरी बुक जो वर्तमान में बुक ली जाती है वह होती है द्वितीयक स्रोत। होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स। नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी आएगी। हाँ, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी।